नमस्कार दोस्तों। कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एग्जाम है एपीयू का, तो प्लीज क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स पे काम करते हैं। अभी किसी ने मुझे भेजा है बिलासपुर का वेलफेयर इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोटा, डीपीक्यू कोटा है। एग्जाम हुआ था 31 अगस्त को 2023 को। मैंने कहा चलो उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सीधी बात करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात मुझे बतानी थी कि ये मेरा चैनल है एचआर कंसल्टेंट ग्रुप में, और इसमें मैं आपको बता दूं यहाँ आप वीडियोस मेरे सारे मिलते हैं। तो यह कम्युनिटी के अंदर, इधर कम्युनिटी में आप तो देखेंगे तो इसमें मैंने क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। अभी एक क्वेश्चन डाला थोड़ी देर पहले, 46 मिनट पहले। इस तरह आप जाएंगे, इसमें मेरे करीब 302 क्वेश्चन है, उसको मैं डेली अपडेट करता हूँ क्वेश्चंस में। इसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए, तो एक मैंने को बताना था कि आप मेरे एचआर कंसल्टेंट में कम्युनिटी में ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक कीजिएंगे, तो इसमें आप आ जाएगा आपको एचआर कंसल्टेंट में कम्युनिटी के ऊपर। तो क्वेश्चन आंसर आपको क्विज कंपटीशन में दे रखा है। अब मैं आता हूँ पेपर के ऊपर सीधा, ज्यादा टाइम ना लगे। पहला क्वेश्चन है, हु ऑथराइज आईआरईसी आईआरईएम। आईआरसी आईआरईएम को किसने अधिकृत किया है? ऑप्शन ए है सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मेंबर स्टाफ, और सी है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर डीजी डायरेक्टर जनरल। मेंबर स्टाफ को अभी डीजी बोलते हैं। तो इसमें क्या आंसर, जो हम इसके की में हम चलेंगे, अगर इसमें तो की में बताया हुआ है पहले का है ए आंसर है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैं क्लिक क्लिक कर दूं तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। मैं जानना चाहेंगे कैसा ये आंसर, तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि ऑथराइज के मतलब शायद कौन इसको जारी करता है। अंडर द होम सिग्नेचर इट इज इश्यूड फ्रॉम रेलवे बोर्ड। तो इसके लिए मैंने निकाला है, ये देखिए हमारा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैन, ये कोड है, ये हमारा आईआरएससी कोड वॉल्यूम 1। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, यहाँ पे भी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड जो है लास्ट एडिशन निकला 2003 में। ये तो इसमें जो ये जारी होता है आईआरएम, और ये आईआरसी था और ये आईआरएम है आपका। इसको भी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के सिग्नेचर से इश्यू होता है, तो अधिकृत ये करता है। तो उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि पहला आंसर जो है सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड है। दूसरा, हु इज द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द रूल्स गिवन इन आईआरसी आईआरएम। आईआरसी आईआरएम में दिए गए नियमों की व्याख्या मतलब करने का अधिकार, कौन इंटरप्रेट करने का पावर किसको है? पहला रेलवे बोर्ड है, ए बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड सी, और डी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके अंदर हम जाएंगे आंसर, तो ये हमारा है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। मैं बता दूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो कई क्वेश्चन मुझे डेफिनेशंस में मिले हैं, जो आईआरएम और आईआरसी से काफी क्वेश्चन निकाले हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ को, अगर आपको सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सही में निकलना चाहते हैं सीरियसली, जैसे मैं निकला हूँ एपीयू में, ऐसे आप कोई भी एग्जाम, चाहे ओएस का हो, चाहे डब्ल्यूआई का एग्जाम हो, या एपीयू का, कि मुझे निकलना ही है, तो आपको आईआरएम की एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, ताकि आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का इजी रहेगा। तो इसमें वॉल्यूम 1 में है चैप्टर 1, इसमें लिखा हुआ है 102 जो पैरा है, पावर टू इंटरप्रेट द रूल्स, द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग द रूल्स इन दिस वॉल्यूम इज रिजर्व टू द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर है इंटरप्रेट करने का, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ आईआरईसी आईआरएसएससी। ऑप्शन ए इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। और डी है इंडियन इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो जनरली ये पहला तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता नहीं है और इलेक्ट्रिक भी नहीं होता, तो ये होता है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। और यहाँ इंजीनियर, यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एस का अंतर है। अब एस में की हम जाएंगे 3 का, तो 3 का की में इन्होंने डी बताया हुआ है, यानी इंजीनियर इंजीनियर। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कैसे सही होगा, मैंने इसको निकालने की कोशिश की है। 3 नंबर, ये देखिए, ये हमारा आईआरएम का पैरा है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। इसमें आप देखेंगे इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, एस लगा हुआ है। इवन सभी जगह इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे और मैकेनिकल सर्विस भी होगा यही, तो सब जगह जो है ये रहा इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, एस लगा हुआ सभी के अंदर। तो इसके हिसाब से ये जो आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर होगा, न कि डी। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, डेफिनेशन ऑफ गजेटेड पोस्ट।
राष्ट्रपति पद की परिभाषा क्या है? सेलेक्टेड फ्रॉम यूपीएससी, रिक्रूटेड थ्रू द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट इज मेड बाय नोटिफिकेशन इन गजेट ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या डेफिनेशन रहेगा? तो इसका भी हमने निकाला है, आईआरएससी से ही निकाला है। चैप्टर 1 CP1 का मतलब है चैप्टर 1 IREC, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 1। इसमें जो 20 के अंदर बताया, गजेटेड पोस्ट इज अ पोस्ट टू विच अपॉइंटमेंट इज मेड बाय नोटिफिकेशन इन द गजेट ऑफ इंडिया। तो ये आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा IRSC 1। आपको मैं दिखा दूं मैं आपको, ये हमारा, ये IRSC 1 है, इसके अंदर नहीं होगा, ये भी नहीं है शायद, निकल गया है। चलो इसको छोड़ते हैं अभी। तो ये IRSC में चैप्टर 1 में जाएंगे आप तो इसके अंदर डेफिनेशन में आएगा, 103 के बाद ये आ जाएगा इसमें। अभी आगे शायद आएगा, उसमें बता दूंगा आपको। तो ये आपका 20वां पॉइंट है गजेटेड पोस्ट, ये इसका हिसाब से यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुपरनी पोस्ट, सुपरनी द पोस्ट इज जनरली created for indefinite time period, specific time period, 1 year, none of the above। अतिरिक्त पद आमतौर पर, इसको अतिरिक्त पद नहीं बोलते हैं, इसको अति संख्यक पद समथिंग कुछ बोलते हैं। और किसके लिए बनाया जाता है? तो सुपरनेपोज जो होते हैं, अधिसंख्यक पद जनरली बोलते हैं, इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी बोले तो अधिसंख्यक पद जो होते हैं वो कोई भी कर्मचारी जो होता है उसको लियन देने के लिए किया जाता है। अब मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ, लोग मेरे वीडियो इसलिए पसंद भी करते हैं कि क्या डिटेल में समझाता हूँ। कि कोई भी कर्मचारी होता है उसको एक लियन देने के लिए क्या होता है, लियन क्या होता है कहीं वो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ कि कोई भी एक इंसान होता है, एक शरीर होता है, शरीर के अंदर एक आत्मा होती है। तो जैसे शरीर के बिना आत्मा और शरीर का दोनों का मेल होता है, बिना आत्मा और शरीर दोनों एक नहीं हो सकते। या तो शरीर में अगर आत्मा निकल गई तो शरीर खत्म हो जाता है, और आत्मा के लिए को भी शरीर चाहिए तब उसका वजूद आता है। सिमिलरली हर पोस्ट के साथ उसका एक लियन जुड़ा होता है। तो कोई भी कर्मचारी में जैसे एक कोई व्यक्ति में एक आत्मा रह सकती है, तो ऐसे ही हर कर्मचारी जो है किसी न किसी पोस्ट की लियन से जुड़ा होता है। अगर कोई कर्मचारी जो है किसी वजह से कहीं पोस्टें, मान लीजिए 100 पोस्टें आती है, 100 पोस्टों में से 10 पोस्टें सरेंडर हो गई और 100 के 100 भरी हुई है, तो 10 पोस्टें जो सरेंडर हो गई, तो जो उस पे जो 10 आदमी काम कर रहे थे वो समझ लीजिए उनकी आत्मा निकाल दी आपकी। तो अब वो आदमी के पास कुछ बची है नहीं, आत्मा नहीं बची, तो वो मर जाएंगे वो। तो ऐसको, तो उनको जो है लियन दिया जाता है। जैसे आदमी को जिंदा करने के लिए आत्मा डाली जाती है। एक पुरानी पिक्चर देखी थी मैंने, आसमान सोचा, जिसमें शायद राजेंद्र कुमार अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट डेथ हो गया, ऊपर यमराज के पास जाते हैं। वो बोलता रहा गलती से तो आ गया यहाँ पर, किसी और की डेथ होनी थी, फिर उसको वापस नीचे लेके आते हैं तो तब तक उसका शरीर जल चुका था। तो फिर उसके लिए एक दूसरा शरीर ढूंढा जाता है। तो सिमिलरली जो है कोई भी जैसे ये शरीर और आत्मा का संबंध है, उसी प्रकार अपने रेलवे में है। कोई भी पोस्ट और उसके साथ लियन जुड़ा हुआ है। कोई भी आदमी बिना पोस्ट के, बिना लियन के साथ नहीं रह सकता है। इसलिए लियन देने के लिए हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो जो 10 पोस्ट, 100 में से 10 पोस्टें सरेंडर होगी, तो 10 पोस्टें जो आदमी काम कर रहे हैं उनको लियन देने के लिए हम 10 नई पोस्टें क्रिएट करते हैं। उसको बोलते हैं सुपरनरी पोस्ट। तो सुपरनरी पोस्ट एक प्रकार छाया पद है, लेकिन परमानेंट पोस्ट। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं कि सुपरनरी पोस्ट परमानेंट पोस्ट है कि टेम्पररी पोस्ट है। पोस्ट परमानेंट रहती है, लेकिन वो टेम्पररी पीरियड के लिए होती है, यानी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। तो वो कोई भी, एक तो जो पोस्ट क्रिएट होती है पर्सनल टू पर्सनल ही क्रिएट होती है। मतलब एक आदमी है XYZ या नाम का आदमी है, तो ए नाम के लिए ही पोस्ट क्रिएट होगी। वो रिटायर हो गया, ए मर गया है, ए प्रमोट हो गया है, तो उस केस में पोस्ट वापस सरेंडर हो जाएगी। तो एक आदमी किसी से जुड़ी होती है, जैसे मैंने बताया एक आत्मा एक शरीर से जुड़ती है। जब तक वो आत्मा है उसमें वो जिंदा रहे, जैसे आत्मा छोड़ी चलेगी तो वो फिर किसी और में घुस जाएगी। तो ऐसे ही लियन आज किसी बंदे के लिए लियन उस पे है, वो हट जाएगा तो फिर वो लियन किसी और से जुड़ जाएगा। तो पर्टिकुलर एक पोस्ट के साथ ही लियन जुड़ता है। तो कर्मचारियों को लियन देने के लिए सुपरवाइजर पोस्ट की जाती है। और सुपरवाइजर पोस्ट, जहां तक मेरी जानकारी, दो ही मामले में होती है। एक तो पोस्ट से सरप्लस हो जाए, और दूसरा पोस्ट जो मेडिकल डिक्लेयर हो जाता है। मेडिकल डिक्लेयर में क्या जरूरत होती है जब पोस्ट है? तो मैं बता दूं, तो हमारे जो नियम है, फंडामेंटल रूल, कोई भी कर्मचारी को किसी पोस्ट पे या किसी पद पे जो काम करता है, तो उस पद की इक्विवेलेंट उसकी योग्यता, एलिजिबल होना चाहिए, फिट होना चाहिए उस पोस्ट के लिए। तो एलिजिबल इन ऑल रेस्पेक्ट होना चाहिए, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, हर चीज होती है। उसी में मेडिकल क्लासिफिकेशन भी होता है। अगर कोई भी कर्मचारी किसी मेडिकल क्लासिफिकेशन जितना होना चाहिए, सपोज स्टेशन मास्टर में A2 है और कर्मचारी A2 नहीं है, तो ही इज नॉट फिट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो उस पर काम करने के लिए फिट नहीं है। लेकिन मेडिकल डिक्लेयर होते ही इमीडिएट हम उसको दूसरी पोस्ट नहीं दे देते हैं। जब तक उसका स्क्रीनिंग होगा, दूसरी पोस्ट देंगे, उसके लिए महीना, 2 महीना, 15 दिन, 6 महीना लगता है।
तो 6 महीना उसको पगार देना है। तो पगार देने के लिए क्या करेंगे? तो पगार देने के लिए हमको एक सुपरनीट पोस्ट छाया पद क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए, स्टेशन मास्टर कैटेगरी में ही। उसके लिए फिर मेडिकल कंडीशन नहीं रहेगी, तो वो पोस्ट के लिए क्रिएट करेंगे। जैसे उस बंदा जो है या तो रिटायर हो जाता है या किसी और अन्य पोस्ट पे ऑब्जर्व हो जाता है, तो वो पोस्ट हम सरेंडर करते हैं। तो इसमें इंडेफिनिट टाइम इसलिए नहीं होगा कि कोई भी आदमी का जब हम सुपर पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो ये समझ लीजिए कोई भी रेलवे एम्प्लॉय होता है, वो 60 ईयर्स के बाद तो रिटायर हो जाता है कोई बंदा। तो मैक्सिमम कोई बंदा जो होगा अब तो उसका 60 ईयर्स जब तक नहीं होगा तब तक ही होगा। तो ये एक लिमिट फिक्स होगी ना। अनलिमिट तो सालों सालों चलेगी नहीं, क्योंकि सुपर पोस्ट किसी आदमी के लिए की जाती है, और आदमी जो है मैक्सिमम रेलवे में जो काम करता है वो 60 ईयर्स तक करता है। तो ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनडेफिनेट पीरियड है कि स्पेसिफाइड पीरियड। तो पीरियड कभी भी इनडेफिनेट नहीं होगा, क्योंकि अनंत टाइम तक कोई आदमी जिंदा नहीं रहता है। और कईयों को ये गलतफहमी होती है कि 1 ईयर, तो 1 ईयर इसलिए नहीं होता। 1 ईयर जो है टेम्परेरी पोस्ट जो क्रिएट होती है वो 1 ईयर के लिए होती है। अगर उसमें क्वेश्चन आता है टेम्परेरी पोस्ट के लिए, तो 1 ईयर के लिए होता है। और टेम्परेरी पोस्ट जो होती है, अगर 1 साल के बाद भी कंटिन्यू करना है, तो टेम्परेरी पोस्ट हर 1 साल के लिए एक्सटेंड करता है, लेकिन क्रिएट टेम्परेरी पोस्ट 1 साल के लिए होता है। तो सुपररी पोस्ट जो होती है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है। इसके बारे में यहाँ लिखा है, मैं बता दूं आपको। ये भी हमारा आईआरएस लिखा है, 122 नंबर का पॉइंट है। सुपरनरी पोस्ट आर परमानेंट पोस्ट क्रिएटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जो मैंने बताया था, एक तो मेडिकल डिक्लेयर्स होना और सरप्लस होना, फॉर ऑपरेशन ऑफ ए लिमिटेड पीरियड सच एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर ऑथोरिटी टू क्रिएट द पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो ये कंप्यूटर ऑथोरिटी के डिस्क्रिप्शन होती है, और ये लिमिटेड पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पे, लिमिटेड पीरियड। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा लिमिटेड पीरियड आ गया, स्पेसिफिक टाइम पीरियड आ गया। तो छठा क्वेश्चन है, इन रेलवे पावर टू मेक रूल्स फॉर ग्रुप सी एंड डी स्टाफ लाइज विथ ए है रेलवे बोर्ड, बी डीओपीटी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नन ऑफ द अबव। सी का जो आंसर, 6 का जो आंसर दिया है इसमें इन्होंने ए दिया हुआ है। वैसे तो रेलवे में कोई पोस्ट क्रिएट करनी है तो ऑब्वियसली डीओपीटी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस तो होगा ही नहीं। तो अब इसमें आता है इशू रेलवे बोर्ड है कि नन ऑफ द अबव। इसमें जो मैंने रूल ढूंढा है, इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट वाले पार्ट में लास्ट में देखिए 124 पॉइंट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे हैव फुल पावर टू मेक रूल्स विद रिगार्ड टू रेलवे सर्वेंट इन ग्रुप सी एंड डी अंडर देयर कंट्रोल, प्रोवाइडेड दे आर इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इसमें मैं ये नहीं बोला ये गलत आंसर है, ये दोनों सही है। ग्रुप डी के लिए, सी के लिए रेलवे बोर्ड भी कर सकते हैं, दोनों है, और जीएम भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन में जीएम भी आता है तो जीएम भी आंसर होगा, रेलवे बोर्ड अच्छा हुआ या जीएम नहीं तो दोनों में कंफ्यूजन होता है क्या होता है। तो उसको फिलहाल हम रेलवे बोर्ड कहते हैं कि रेलवे बोर्ड भी पावर बनाता है, रूल्स बनाता है ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी एंड डी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेसमेंट कमेटी। जैसे आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जितने भी ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में प्लेसमेंट कमेटी की अनिवार्यता लगा दी है। तो अभी जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे उसके अंदर प्लेसमेंट कमेटी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, हु हैज द पावर टू प्रमोट ग्रुप सी स्टाफ टू ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट। अभी जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं गजिस्ट्रेट के लिए, जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो वो ग्रुप सी से ग्रुप बी बनेंगे। तो उसमें कहा पावर किसको है, तो इसमें 8 नंबर में भी बता दूं, हमारा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड पार्ट 1 का चैप्टर 2 है, जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज। इसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट टू द रेलवे सर्विस ग्रुप बी, अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी सर्विस बाय प्रमोशन ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड इन द रेलवे में बी मेड बाय द जनरल मैनेजर। तो ये 207 पैरा है, जिसमें आज बताया है जीएम को पावर है। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन और बनता है कि जो ग्रुप बी का पैनल कौन अप्रूव करेगा, अभी जो एग्जाम होगा तो पैनल भी जीएम साहब ही अप्रूव करते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं आपके। फुल फॉर्म ऑफ एलडीसी, ए है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सी है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड डी है लिमिटेड डिपार्टमेंट कंप्लीट। तो कंप्लीट हमारा होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल होगा यहाँ पे। तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बी सही होना चाहिए इसमें। मैं एक बार इसमें देख लूं आपका 9वें का क्या आंसर है, बी दिया हुआ है। हाँ, बी मैंने किया, ठीक है। तो ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए 9 में। 10 का बताया, पीपुल होल्डिंग नेशनलिटी ऑफ विच कंट्री आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडियन रेलवे सर्विसेज। इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, सीधा आंसर हम चलेंगे। 10 का डी बोला हुआ है, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। इसको आप आरआरबी से साइट से चेक कर लीजिएगा।
क्वेश्चन 11, फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज इन ओथ ऑफ एलिजेंस। तो जो हम कोई भी कर्मचारी जो रेलवे में ज्वाइन करता है, हम उसको एक निष्ठा की शपथ दिलवाते हैं ऑन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। तो उसमें कहा गया क्या शब्द उसमें इस्तेमाल नहीं होता? इंटीग्रिटी, प्रॉम्प्टनेस, ट्रस्टवर्दी, इम्पार्शियलिटी, ईमानदारी, तत्परता, भरोसेमंद, निष्पक्ष रूप। तो 11वें का आंसर ये बता दो, ओथ हमारा लिया था इस तरह का होता है, मैं शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत और विधि द्वारा संपादित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी, निष्पक्षता से पालन करूंगा। तो इसमें लगभग ईमानदारी आ गई, निष्पक्षता आ गई और सच सच्ची निष्ठा है, सत्यनिष्ठा आ गई। तो इसमें क्या क्या आ गया हम देख लेते हैं। इंटीग्रिटी आ गई, इसमें ट्रस्टवर्दी, सत्यनिष्ठा मतलब ट्रस्टवर्दी हो गया और निष्पक्ष ही आ गया। तो इसमें प्रॉम्प्टनेस नहीं आता है। तो कोई भी जो कर्मचारी होगा वो शपथ लेगा कि मेरी इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी से काम करूंगा, सत्यनिष्ठा से काम करूंगा, निष्पक्ष रूप से काम करूंगा, लेकिन मैं तुरंत काम करूंगा, वो नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। तो इसमें आ जाएगा प्रॉम्प्टनेस से आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 311 इज रिलेटेड टू डीआर, पे, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। अच्छा क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 300 क्या है 11, इसमें भी थोड़ा हम बात करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 311 है। इसके अंदर बता दूं, कोई भी कर्मचारी के बारे में लिखा हुआ है कि डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन स्टेट। नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और एन ऑल इंडिया सर्विस और सिविल सर्विस ऑफ स्टेट एंड होल्ड्स सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन स्टेट शेल बी डिसमिस, रिमूव बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। इसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है, सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी सरकारी कर्मचारी है, तो वो उसको रिमूव या डिसमिस, सेवा से निकाला जाना या निष्कासित करना कभी भी उस अथॉरिटी, जो प्राधिकारी से कम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाए, जो कि उसने उस पोस्ट पर अपॉइंट किया हुआ। यानी इसका सीधी शब्द में कहा जाए तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होगा उससे निचली अथॉरिटी जो है आपको रिमूव डिसमिस नहीं करेगी। और सीधे शब्द में कहा है तो आपको रिमूव डिसमिस आपकी अथॉरिटी जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी आपके नियुक्ति अधिकारी जो होंगे वही करेंगे। इसलिए आप देखिए हमारा जो डीआर का एसओपी जो चलता है, उसमें अप टू जे ग्रेड ये सब जितनी भी अथॉरिटी है उसको सिर्फ 1 टू लेके 6 जो पेनाल्टी है वो ही उनको देने का। 7 और 8 9 यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल, डिसमिसल केवल अपॉइंटिंग अथॉरिटी नोट में लिखा हुआ है आपको। वो चाहे तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो ये है, इसमें दो तीन बातें लिखी हुई। पहले तो बता दी कि जो रिमूव डिसमिसल होगा वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से निचली अथॉरिटी नहीं कर सकती। दूसरा कहा गया जब भी किसी कर्मचारी को इस तरह निकाला जाना है, no such person as afforded shall be dismissed, removed, or reduced in rank except after inquiry in which he has been informed of the charge against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। यानी कोई भी कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, उसको रिमूव करना है, डिसमिस करना है या अपने रैंक से कम करना है, अपने पद ओहदे से कम करना है, यानी अपने जो जिस भी पोस्ट है उससे निचली पोस्ट पे उसको ट्रांसफर करना है। तो जब तक उसको उसके ऊपर लगाए गए आरोप, जो उसने गलती की उसके बारे में उसको पहले बताना पड़ेगा कि आपने यही गलतियां की, और उसको उसको मौका देना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी गलती की वो अपनी बात रखे। यानी कहने का मतलब सीधे तौर पे उसको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जिसमें उसको भी जैसे फिल्मों में देखते हैं कोर्ट में जो होता है सरकारी पक्ष का वकील होता है, और आपको भी अपना वकील रखने की इजाजत होती है। सिमिलरली इंक्वायरी जो होती है रेलवे में, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बात रखता है, और जो कर्मचारी होता है वो अपना वकील या जो भी डिफेंस हेल्पर, डिफेंस काउंसिल होता है उसके थ्रू अपनी बात रख के उसको बचाव का पूरा मौका दिया जाता है। तो रूल 9 में जो इंक्वायरी होती है डीआर में, वो आर्टिकल 300 के 11 के तहत होती है। और इसमें एक और बता दूं, मैंने क्वेश्चन अभी डाला है इसके अंदर, ये एचआर कंसर्न अभी जस्ट शाम अभी डाला है कि रूल 14 ऑफ द रेलवे सर्वेंट रिगार्डिंग स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस इज रिलेटेड टू। तो 14 जो हमारा रूल 14 है, जिसमें कहा गया शोकॉज नोटिस देके कन्विक्शन के मामले में किसी को भी शोकॉज देके निकाल सकते हैं, एनआईपी दे सकते हैं। वो पूछा है कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 309, 10, 11, 311, 14। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल 311 में दो बातें तो ठीक है, बाकी तीन बातें भी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोवाइडेड फर्दर दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई, मतलब ये जो दो कंडीशन बताई है कि ये लागू नहीं होगा, वेयर पर्सन इज डिसमिस, रिमूव और रिड्यूस इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच लेड टू हिज कन्विक्शन और क्रिमिनल। ये सभी जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन 14 वाली चीजें चीजें हैं, वो भी थर्ड आर्टिकल 311 में कही गई है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो मैं इनको बता दूं आपको कि 311 में तीन बातें कही हैं आपकी।
तो ये इसमें आंसर जो होगा ये डीआर से कनेक्टेड है, तो ये डीआर इसमें सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, apprentice other than governed by Apprentice Act 61 except as otherwise provided in the service agreement, his service shall be liable to termination on the notice। तो अपने रेलवे में अप्रेंटिस दो तरह के होते हैं, एक तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आते हैं, जो लोग अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये प्रोविजन है कि जितने भी स्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, रेलवे और बाहर की फैक्ट्री में, सबको जो हमारे आईटीआई किए हुए बंदे होते हैं उनको अप्रेंटिस में जो है ट्रेनिंग देना जरूरी है 1 साल की। तो उसी के तहत रेलवे भी एक स्टेब्लिशमेंट है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके अलावा जो अप्रेंटिस होते हैं जो रेलवे में आरआरबी के थ्रू आते हैं, जो किसी भी पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले अप्रेंटिस में जो सर्टेन टाइम होता है, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 6 जो भी टाइम है उतना करना पड़ता है। तो उनको निकालने के लिए क्या सर्विस है, क्या टाइम है टर्मिनेट करना हो किसी वजह से, तो कितना टाइम है? ऑप्शन ए है 1 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 1 वीक और नन ऑफ द अबव। तो 13 का हम आंसर देखेंगे यहाँ पर। ये हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा है 19, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल पार्ट टू का चैप्टर 19 है, जिसका सब्जेक्ट है अप्रेंटिस। इसमें हम लास्ट में आएंगे, पैरा जो है हमारा ये 1913 1913 टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिस क्या होता है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सर्विस एग्रीमेंट द अप्रेंटिस शैल बी लायबल टू टर्मिनेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन 1 वीक्स नोटिस। तो ये जो नियम है वो उसके हिसाब से ये 1 वीक हो जाएगा, यानी कोई अप्रेंटिस जो भी रेलवे में आते हैं आरआरबी थ्रू, जिनको 1 साल की 6 महीने की जो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अप्रेंटिसशिप पीरियड निकालना पड़ता है, एडमिशन चाहे तो 1 वीक के नोटिस में उसको निकाल सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीटीटीआई? आजकल हर डिवीजन में जो है डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, और एक जोनल ट्रेनिंग सेंटर पूरा हर जोन का एक होता है। तो ये इसका एमडीटीआई फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मल्टी डिसिप्लिन्ड डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी डिवीजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तीसरा है मल्टी डायमेंशनल, ये नहीं होगा, और चौथा है मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। आंसर की देख लेता हूँ, 14 का है, 14 का डी सही है हमारा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टाफ बेनिफिट फंड शैल बी ऑथराइज बाय द कमिटी और बाय सब कमिटी ड्यूली अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल अयर। रूल कौन सा रूल है? कर्मचारी लाभ निधि से सभी व्यय समिति द्वारा या आईआरसी खंड के नियम के प्रावधान के तहत विधिवत नियुक्त उप समिति द्वारा किए जाएंगे। तो इसमें दो बातें कही हैं कि कमिटी और सब कमिटी द्वारा जो जो फॉर्म होती है एसपीएफ के रूल के हिसाब से, तो किस नियम में वो होती है, तो मैं जरा बता दूं आपको यहाँ पर। एसबीएफ का हमारा चैप्टर जो है, ये एसबीएफ का चैप्टर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वॉल्यूम एसबीएफ चैप्टर 8 है। 8 के अंदर हमारा जो है ये पैरा 807 मैनेजमेंट ऑफ द फंड शैल बी मैनेज बाय द कमिटी ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ द रेलवे प्रिसाइड ओवर बाय द सीपीओ और बिसाइड चेयरमैन कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कमेटी बनती है एसबीओ जो चैप्टर 8 है, इसमें दो तरह की कमेटी बनती है। एक तो 807 में होती है जो हेडक्वार्टर में जो कमेटी बनती है, और एक डिवीजन में जो कमेटी बनती है वो 808 है। देयर शैल बी ए डिविजनल स्टाफ बेनिफिट कमेटी ऑन ईच डिवीजन वी शैल बी प्रिसाइड ऑफ द डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। ये दो कमेटियां बनती है। तो 807 और 808 807, तो यहाँ इसने बोला, एक्चुअली क्वेश्चन ही मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन गलत लगा है, कि इसमें दो आना चाहिए 807 एंड 808। तो यहाँ 5 में बनता नहीं है और 10 में नहीं बनता है, तो 808 किया है इन्होंने। की में शायद 15 का की जो है बी किया हुआ है इन्होंने। तो ये है एक्चुअल में रूल 807/808 आना चाहिए, और जो भी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि दोनों आ रहा है इसमें से 808 लिखा हुआ है, तो इसमें बी आंसर फिलहाल कर देते हैं उसको। Question number 16. The member of SBO committee shall hold office for 1 year unless he is removed by the general manager or resign, but shall be eligible for re-nomination or election. तो एसबी कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो पोस्ट पे 1 साल के लिए रहेंगे। तो मैं बता दूं, जहां तक मेरा ख्याल है, इन्होंने ये 1 साल गलती से यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स होना चाहिए।
गलती से इन्होंने ये आंसर लिख दिया है, ये एक्चुअली में यहाँ लिखने में होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका भी मैं आपको दिखा दूं। ये पेरा है 809। A member of the committee or subcommittee shall hold office for 1 year unless he is removed by the general manager or resign, but shall be eligible for re-nomination or election। यहाँ बात खत्म होगी। तो ये जो 1 ईयर है इसको हटाना चाहिए था और इस पे क्वेश्चन बनाना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे लगता है गलती से 1 ईयर रह गया और ये ऑप्शन आ गए। तो इसमें 1 ईयर है, तो ये यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आना चाहिए 1 ईयर में। तो ये पेपर मिस्टेक, मुझे टाइपिंग मिस्टेक लगती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16। नहीं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में अब आएगा तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, आपको याद रखना है 1 साल के लिए। ले ऑफ मीन्स पूछा छटनी क्या होती है। पहला है फेलियर, रिफ्यूजल एंड इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू वर्क। रिफ्यूजल टू वर्क बाय ग्रुप of employees, refusal to work by all workers, failure, refusal and inability of an employee on account of shortage। ऑल पावर एंड रामलिटी टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू दो, यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, रिफ्यूजल, फेलियर, रिफ्यूजल, इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर आना चाहिए। देखता हूँ इसमें क्या है। तो मैं एक तो बता दूं, ये जो पहले तीन हैं ये एम्प्लॉय के पार्ट पे आएंगे। ये जब तो फेलियर, रिफ्यूजल, इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू वर्क, ये सब स्ट्राइक की कंडीशन आ रही है। नंबर टू भी रिफ्यूजल टू वर्क बाय ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, ये स्ट्राइक के डेफिनेशन में आता है। रिफ्यूजल टू वर्क बाय वर्कर्स, ये भी स्ट्राइक की डेफिनेशन में आता है। ये जो इनेबिलिटी वाली बात है, ये पावर कॉल सप्लाई में अगर इनेबिलिटी होती है तो उसको ले ऑफ कहा जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा, ले ऑफ क्या है। ले ऑफ की डेफिनेशन निकाली यहाँ पर। सेक्शन 2 के ऑफ द एक्ट डिफाइंस, ये बता दूं फैक्ट्री एक्ट का पार्ट, सॉरी आईडी एक्ट का पार्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पार्ट है। इसमें कहा गया द फेलियर, रिफ्यूजल, इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर। देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉय लिखा हुआ है। ये एम्प्लॉय नहीं, एक्चुअली एम्प्लॉय नहीं होगा, एम्प्लॉयर होगा। इनेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज, यहाँ एम्प्लॉयर होना चाहिए। An employer on account of shortage of coal and power or raw material, or the accumulation of stock or breakdown of machine, or for any reason to give employment to workmen whose name is borne on the muster roll of his industrial establishment who has not been retrenched। अधिनियम की धारा 2 के में छटनी की परिभाषा बताइए। क्या छटनी? कोयले और बिजली और कच्चे माल की कमी या स्टॉक के संचय, मतलब संचय इकट्ठा ज्यादा हो गया है, या मशीनों के टूटने या किसी अन्य कारण से नियोक्ता की विफलता, या नियोक्ता है, एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है, नियोक्ता की विफलता, इनकार या असमर्थता के रूप में परिभाषित किया है। ऐसे श्रमिकों को रोजगार दें जिनके नाम उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान के मास्टर पर रोल पे और जिसकी छटनी नहीं की। ये छटनी वाली, ले वाली छटनी नहीं, ये रिटेंचमेंट है। ये देखिए यहाँ रिटेंचमेंट, दोनों में क्या अंतर नीचे बताऊंगा आपको। तो कोई भी जो इंडस्ट्री है उसके जो नियम है सरकारी आईडी एक्ट के तहत में, अगर अगर जो नियोक्ता होता है उसका जो एम्प्लॉयर होता है वो कोयले की कमी या बिजली की कमी या स्टॉक ज्यादा इकट्ठा हो गया या मशीनें टूट गई है, उसकी वजह से, किसी भी वजह से, अगर वो उसके जो मस्टर पे जो काम करते हैं कर्मचारी उनको रोजगार नहीं दे पाए, इसके लिए नियम है कि जिसे वो उपस्थिति दर्ज कराते हैं उसके 2 घंटे के अंदर उसको नौकरी देना है। तो नहीं देते हैं तो उसको ले ऑफ कहा जाता है। उसमें रूल भी है 50% पगार देनी पड़ती है एम्प्लॉयर को, ये भी आईडिएट का एक पार्ट है। तो इसको ले ऑफ कहा जाता है। इसमें दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, ले ऑफ एंड रिटेंचमेंट। दोनों लगभग लगभग तो सेम ही जैसे हैं। ये देखिए ले ऑफ एंड रिटेंचमेंट। इसमें ले ऑफ में फेलियर बाय एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयर विद इन 2 आवर्स ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ फॉर वर्क। रिटेंचमेंट जो होता है परमानेंट टाइप का होता है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन। एक्सेप्शन है डिसिप्लिनरी डिसमिसल, मतलब इसको नहीं माना जाएगा एक्सेप्शन में। इसको जो टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट नहीं मानेंगे, जो डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से निकाला गया, कोई रिटायर हो गया है सुपरनेशन में या वॉलंटियर, उसको नहीं माना जाएगा। बाकी किसी वजह से किसी को नौकरी से हटा दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उसको रिट्रेंचमेंट कहते हैं। इसमें 50% वेजेस का दिया, इसमें 3 मंथ्स नोटिस दिया। इसके अलावा एक और भी ये डेफिनेशन में बता दी। तो यहाँ एक और बता दिया, इसमें डेफिनेशन क्या होती है। ले ऑफ एंड रिटायरमेंट आर डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्शन गवर्न बाय द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ले ऑफ is a temporary suspension of employment often used in the response to short-term challenges, while retirement is a permanent termination aimed at the long term। तो छटनी जो होती है आपका ले ऑफ, वो टेम्पररी होता है कि आपका आज फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिक फेल हो गया, मशीन खराब हो गई, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं आया, जो भी सप्लाई नहीं, तो आज आपने काम नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, 4 दिन नहीं दिया, तो आपका टेम्पररी टाइम के लिए काम नहीं दिया था एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को। टर्मिनेशन जो होता है वो परमानेंट होता है, किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना। तो दोनों में अंतर यही है कि ले ऑफ जो होता है वो टेम्पररी होता है और रिटेंचमेंट जो होता है परमानेंट
और हिंदी में आप देखे जाएंगे तो छटनी छटनी ही वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश का वर्डिंग अलग है और उसका अंतर अलग है। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट और इसके ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया, तो इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो ए बी और सी हैं, ये सारे स्ट्राइक की डेफिनेशन है, ये सब स्ट्राइक में क्या लेंगे, ये जो डेफिनेशन है वो ले ऑफ की डेफिनेशन है। कैंटीन इज रिक्वायर्ड टू बी provided and maintained by occupier for the use of workers where more than dash worker are ordinarily employed। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन कई बार क्या होता है, जो पेपर सेटर होता है वो आईडी एक्ट का चैप्टर खोल देता है और उसी की लैंग्वेज उठा देता है, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे इसमें कहीं भी क्वेश्चन नंबर 18 में नहीं लिखा हुआ है कि आईडी एक्ट के तहत कैंटीन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आईडी एक्ट में लिखना। नॉर्मली आंसर इसका 250 होगा, सबको मालूम है कि आईडी एक्ट के अंदर कोई भी कैंटीन हम खोलते हैं, आईडी के अंदर जो है अगर 250 से ज्यादा काम करते हैं तो कैंटीन जो है जरूरी है, लेकिन यहाँ कहीं भी आईडी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कमी लगी, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये आईडी की कंटिन्यूएशन में ही बात कर रहा है, तो हम उसको समझते हुए 250 का आंसर सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी लगता है आईडी एक्ट से कहीं से उठाया इन्होंने, फैक्ट्री एक्ट से कहीं से उठा हुआ है। और इसमें कहा गया द प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम इज टू प्रिजर्व द एम्प्लॉय। कर्मचारी शिक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारी को संरक्षण करना है। क्या रीजन है? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, तो सभी का ही ध्यान रखना है। कर्मचारी का सुरक्षा कार्यक्रम में मानसिक हेल्थ भी ध्यान रखना, शारीरिक भी करना, भावनात्मक, तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इंटेंसिव और कंटिन्यूअस शेल बी ग्रांटेड ए वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन। इंटेंसिव और कंटिन्यूअस जो क्लासिफिकेशन होते हैं रोजगार गहन एंड इंटर्म, तुझे बता दूं आपको, तीन क्लासिफिकेशन मेन जनरल रहते हैं, एक तो ईआई, सी और इंटेंसिव। तो सी और इंटेंसिव में 30 घंटे का रेस्ट होता है, और ईआई के अंदर 24 आवर्स एंड नाइट इन बेड, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक नहीं होती है। तो सी 24 आवर्स लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो इसमें 24 से लिखा हुआ है तो ये तो होगा नहीं। तो जो तीन ये हैं, ये किसी का भी रेस्ट 12 घंटे होता ही नहीं, ये होता ही नहीं। इसमें 24 के साथ नाइट इन बेड भी आना चाहिए, तब पूरा बात होगी, लेकिन ये जो है ईआई के लिए होता है, ये ईआई के लिए। जो क्वेश्चन जो पूछा है वो इसका है, तो 30 घंटे का इंटेंसिव, और सी के अंदर क्लासिफिकेशन में जो रेस्ट दिया जाएगा वो 30 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आज लास्ट हम करने जा रहे हैं ये, उसके बाद हम बाद में बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ईच स्टेशन और अदर एस्टेब्लिशमेंट कॉपी ऑफ चैप्टर ऑफ द एक्ट। ये एक्ट हमारा रेलवे एक्ट 1989 है ये। एंड आवर्स ऑफ वर्क पीरियड ऑफ रेस्ट 2005 इन इंग्लिश, हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज वाज डिस्प्लेड इन ए कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस। तो हमारे जो नियम है, सरकारी नियम, उसके हिसाब से जो रेलवे एक्ट का जो चैप्टर 14 आता है इसमें, मैं बता दूंगा आपको। और ये जो 2005 है HOAR का जो आवर्स ऑफ पीरियड ऑफ रेस्ट, ये हर स्टेशन पे, हर यूनिट पे लिखना जरूरी है। जो लेबर ऑफिसर्स आते हैं, LEO, RSA वगैरह, वो चेक करते हैं कि ये प्रति है कि नहीं। तो जो हमारा एक्ट है, ये एक्ट काफी छोटा लिखा है इन्होंने, सिर्फ एक्ट ही लिखा है, एक्चुअली रेलवे एक्ट 1989 है। इसका मैं बता दूं आपको, 21 का ये है। 21 का देखिए चैप्टर 14 बताया हुआ है, आवर्स रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड रेस्ट। इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ, मेरा HOAR वाला आप वीडियो देखेंगे तो पूरा बता देंगे, 130 से लेके 136 तक शायद। 136 जो है, 136 लास्ट है, इसके बाद चैप्टर आ जाता है, तो 130 से लेके 136 तक पॉइंट है HOAR में। और ये आपको मैं बता दूं, रेलवे एक्ट 1989 का चैप्टर 14 था, तो इसमें अभी अध्याय 14 आ जाएगा। हिंदी में इसकी हिंदी थोड़ी लगता है गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है। प्रत्येक स्टेशन अन्य प्रतिष्ठानों में हिंदी, अंग्रेजी हिंदी में स्थानीय भाषा में अधिनियम एम और HWPR 2000 के अध्याय, ये एक्चुअली में हिंदी इसकी गलत ट्रांसलेट गलत हो गई है, ये बराबर है। तो इंग्लिश ही पढ़े आप जब भी करें। तो ये इसके साथ ही हमारा ये C14 चैप्टर 14 है, कॉपी ऑफ चैप्टर 14 ऑफ द एक्ट 19 रेलवे एक्ट 1989, ये पूरा आएगा, ऐसा लिखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड रेस्ट रूल 2005 की इंग्लिश और हिंदी और लोकल लैंग्वेज में आपको हर यूनिट, हर स्टेशन पे जो है आपको लगानी है, ठीक है ना। तो इसके साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट्स करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक यू।